कैसे समझे कि आरएसएस क्या है? क्या ये केवल एक सांस्कृतिक संगठन है? क्या ये राष्ट्रीय संगठन है? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाने वाला संगठन है? क्या ये संगठन भेदभाव करता है हिंदू मुसलमान के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में? मेरा मानना यह है कि आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है और ये दक्षिणपंथी राजनीति जिसे हम लोग कहते हैं, प्रतिक्रियावादी राजनीति जिसे हम लोग कहते हैं, उसका संगठन है। और इस आरएसएस की जो खूबी है वो ये है, वो संस्कृति के लिए काम करना उसकी खूबी नहीं है, यह लक्ष्य नहीं है। सांस्कृतिक कर्म करना उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य है सत्ता के संस्थानों को कब्जे में लेना। ये बहुत सारे लोग, हम लोग इस बात को कहते रहे, लिखते रहे हैं कि सांस्कृतिक संगठन है, बीजेपी उसका माउथ पीस है, वगैरह वगैरह। असल बात यह है कि आरएसएस का लक्ष्य है हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा करना। और अब ये बात खुल के आ चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही राम माधव ने एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, और उस लेख में उन्होंने इस बात को बाकायदा एक्सेप्ट किया है कि 2014 के इलेक्शन में उन्होंने खुल के काम किया। 3 इशू उन्होंने गिनाए हैं। क्यों काम किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि करप्शन बहुत हो गया था, तो एंटी करप्शन आंदोलन जो चला था वो अन्ना हजारे की आड़ में वो लोग एक्टिव थे, और उन्होंने कहा कि ये जरूरी था कि हम लोग कांग्रेस के खिलाफ काम करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में लगातार मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस चलती रही है, इसका हम विरोध करें, इसके खिलाफ। और थर्ड चीज, हमारे ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया हमारे खिलाफ कि हिंदू टेरर क्रिएट किया है। तो इन 3 चीजों का विरोध करने के लिए हमने कांग्रेस की सरकार का विरोध किया, यूपीए का विरोध किया। और जाहिर है कि सबको मालूम है कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए। तो अब ये मानना और ये कहना कि आरएसएस राजनीति में सक्रिय नहीं होता, आरएसएस भाग नहीं लेता, ये झूठ है। राम माधव जो सबसे बड़ा उनका जो विचारक है, वो इस बात को खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने 2014 में काम किया। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग, आरएसएस के विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हिंदुस्तान के सभी टॉप संस्था के अग्रणी नेता रहे हैं। विभिन्न जो सरकारी संवैधानिक संस्थान हैं, कौन नहीं जानता इस बात को? दर्जनों हाईकोर्ट के जज खुल्लम खुल्ला आरएसएस के नीतियों पर फैसले दे रहे हैं। अब तो एक कॉमन फिनोमेना बन गया है। अभी 1 सप्ताह पहले कलकत्ता हाईकोर्ट से एक जज रिटायर किए और रिटायर करके बोले कि मेरे तो रग रग में आरएसएस का कर्ज भरा हुआ है। तो ये कहना कि आरएसएस एक एकदम सांस्कृतिक संगठन है और संस्कृति के अलावा उसका कोई संबंध नहीं है, यह गलतफहमी है। आप याद कीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जिसने जजमेंट दिया था उसको, आप याद कीजिए अरुण मिश्रा को। 1 मई को इसी 1 मई को अरुण मिश्रा के, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन है, उनके कार्यकाल में 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकारों को मान्यता देने वाली कमेटी है, विभिन्न देशों के मानवाधिकार आयोगों को मान्यता देने वाली कमेटी है, उसने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2 साल के लिए मान्यता देने से मना कर दिया। अब आप सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों मना कर दिया, उसका एक कारण बता रहा हूं मैं आपको। वो कारण है आरएसएस और आरएसएस की नीति। अरुण मिश्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, वो बदनाम रहे इस बात के लिए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के पक्ष में अनेकों जजमेंट दिए हैं। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नाते उन्होंने 75 वर्ष ये अमृतकाल के ऊपर एक पुस्तक निकाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। उसमें उन्होंने चेयरमैन के नाते एक अग्रलेख लिखा, और उसमें जानते हैं क्या लिखा? सारी बकवास एक तरफ, उन्होंने लिखा कि हमारे यहां तो न्याय और जिसे कहें कि
अधिकार, इसके बारे में फैसले मनुस्मृति के आधार पर एंशिएंट पीरियड से होते रहे हैं। मनुस्मृति हमारा जो है वो आईना है जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये ऑन द रिकॉर्ड है अब, जबकि सब लोग जानते हैं कि संविधान का निर्माण मनुस्मृति का विरोध करते हुए, मनुस्मृति की धारणाओं को खारिज करते हुए किया था अम्बेडकर ने। तो सारी दुनिया में कौन सी चीज गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कह रहा है कि मनुस्मृति हमारी प्रेरणा स्रोत है। संविधान कह रहा है कि मनुस्मृति हमारी प्रेरणा स्रोत नहीं है, बल्कि वह हमारी समस्याओं की जड़ है। अंबेडकर के दर्जनों आर्टिकल्स हैं इस पर। अंबेडकर ने खुद अपने हाथ से मनुस्मृति की प्रति जलाई थी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह अब एक चीज ऐसी है जो कि कल तक यह था कि आरएसएस के लोग मनुस्मृति का प्रचार करते थे। अब आरएसएस के लोगों को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उनके जो चंटू मंटू हैं, जो विभिन्न संस्थानों में आ गए हैं, जजों से लेके, आर्मी अफसरों से लेके, तमाम सांसदों से लेके, मंत्रियों से लेके प्रधानमंत्री तक, वे आरएसएस के एजेंडे को खुलकर प्रचारित कर रहे हैं। और ये जो चीज है, ये सबसे खतरनाक चीज है जो पिछले दिनों विकसित हुई है। 10 साल में ये एकदम क्षितिज पर आ गई है ये चीज। अभी खाली अगर मुझसे पूछें आप, मेरे एक सामान्य सी राय है, अभी जितने देश में विभिन्न हाई कोर्ट हैं, उनमें बड़ी संख्या में जज ऐसे हैं जो कि आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है सीधे। बाई चांस की बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा है जो कि आरएसएस से प्रभावित नहीं है। अन्यथा तो दिल्ली से लेके आंध्रा तक, और आंध्रा से लेके जो है आसाम तक आरएसएस के नीतियों से प्रभावित जज मिलेंगे, जो कि अपने आप में विरल घटना है, जो कि 75 साल में कभी नहीं घटी। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? अब आप देखिए ये कितना मतलब नेकेडली सारी चीजें घट रही हैं बीजेपी के पक्ष में। इलेक्शन कमीशन राम मंदिर को एक कम्युनल इशू नहीं मानता, वो धर्म का दुरुपयोग नहीं मानता। मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। ये क्या है ये? क्योंकि आरएसएस का मानना है कि ये सांस्कृतिक प्रश्न है, ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। और इस दृष्टिकोण से हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी प्रभावित हैं। असल समस्या यह है कि आरएसएस ने पिछले 10 साल में खासतौर पर हिंदुस्तान के सभी संवैधानिक पदों पर कब्जा किया है, और यह सबसे बड़ी चुनौती है। आप इससे कैसे निपटेंगे, जनता कैसे निपटेगी, संसद कैसे निपटेगी, हम नहीं जानते, लेकिन यह एक सबसे बड़ी चुनौती है। और यह चुनौती किसने दी है? नरेंद्र मोदी तो बहाना है, असल तो गेम आरएसएस का है। एक अन्य चीज है जो आपने कही, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ नहीं, तो मैं अपनी बात कहूंगा। मैं वो ये कि आरएसएस के लोग, ये सच है कि अभी साइलेंट हैं। उसके दो पहलू हैं। उसका पहला पहलू यह है कि आरएसएस के लोग साइलेंट इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका जवाब देना होगा जनता में। सो बेहतर यह घर से मत निकलो, को हम तो अब चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। अरे 10 साल तक आपने जन विरोधी नीतियां लागू कराने में अग्रणी भूमिका निभाई, और अब आप कह रहे हैं कि हम चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। यह एक तरह से अघोषित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए काम करना है। यह निष्क्रियता नहीं है। निष्क्रियता का मतलब समझते हैं आप? निष्क्रियता का मतलब यह है कि आप क्या वोट देंगे नहीं। आरएसएस के लोग वोट देने नहीं जा रहे, बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ, वो बोल नहीं रहे, खाली वो क्यों बोलेंगे तो नीतियों के बारे में जवाब देना होगा, और जवाब वो देना नहीं चाहते। और नीतियां कौन सी हैं? मणिपुर से लेकर दिल्ली तक राज्यों के अधिकारों को नष्ट करने में अग्रणी भूमिका निभाई है आरएसएस के लोगों ने और नरेंद्र मोदी ने। अगर मुझसे पूछें तो नरेंद्र मोदी के 10 साल का सबसे बड़ा अपराध
और जन विरोधी अपराध कदम वो ये है कि उसने राज्यों के अधिकारों पर हमले बोले हैं और राज्यों को अधिकारहीन बनाया है। आरएसएस की नीति ये फेडरल स्ट्रक्चर की नहीं रही है। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही ऑनेस्ट स्वयं सेवक की तरह काम किया है और वे इसमें पास हुए हैं। उनको बाकायदा जैसे कहें कि 100 में से 90 नंबर मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने कोई भी आरएसएस की नीति ऐसी नहीं है जिसे ईमानदारी से लागू न किया हो। आरएसएस के लोग खुश हैं इससे। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से जनता को तकलीफ हुई है, जनता के अधिकारों पर हमले हुए हैं, इसलिए वे बोलना नहीं चाहते। जी, तो मतलब ये है, आपने शुरुआत में जो बताया, अन्ना आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस का इसलिए विरोध किया कि महंगाई, उसके अलावा काला मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार, जी भ्रष्टाचार, उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण, ये सारी चीजें थी, इसका विरोध करना जरूरी था और वो आए। तो आज की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ क्यों आरएसएस नहीं उतर रहा? उसको उतरना चाहिए। जब देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो तमाम नीतियां जो है वो हिंदुओं को परेशान कर रही है। नहीं, असल में बीजेपी की जो है वो देश को परेशान कर रही है, देश की प्रतिभा, देश की प्रतिष्ठा को गिरा रही है। नहीं नहीं नहीं, उनको इन नीतियों, ये उनका भ्रष्टाचार का विरोध करना तो वो बहाना है। वो उसको भ्रष्टाचार को नष्ट करना उनका लक्ष्य नहीं है। असल लक्ष्य है सत्ता को कब्जे में लेना। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आड़ में उन्होंने जनता को भड़काया, हिंदुस्तान के सभी संस्थानों को अस्थिर किया और सत्ता पर कब्जा किया। अब सत्ता पर कब्जा है उनका। अब चाहे करप्शन हो, चाहे वह लूटपाट हो, चाहे वह बैंक घाटे में चली जाए, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। राज्यों के अधिकारों पर हमले हो, इनकी कोई चिंता नहीं है। बीजेपी भ्रष्ट लोगों से भर दी जाए, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्यों? एक ही लक्ष्य है, सत्ता पर कब्जा रहना चाहिए। अब जाहिर है, सत्ता पर जब प्रतिक्रियावादी राजनीति का कब्जा होगा तो सत्ता कैसी होगी? सत्ता जनोन्मुख तो सत्ता जनोन्मुख नहीं होगी। जी, सब एक मेरे मन में आता है प्रश्न कि आरएसएस वाले, हम जो जानते रहे बचपन से कि बनियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी, हिंदू राष्ट्र परम है। जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वर्णाश्रम आता है और उसमें जो जातियों के आधार पर भेदभाव है, वर्ण के आधार पर जो भेदभाव है, सर्वोपरि हो जाता है और वो समाज में हर जगह दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो आरएसएस वाले अभी बीजेपी में जो सामाजिक समीकरण साध रहे हैं, उसमें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सबको शामिल कर दिया है। और बीजेपी का जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि सबने वोट किया, दलितों ने वोट किया, आदिवासियों ने वोट किया, पिछड़ों ने वोट किया, सबने वोट किया। सबको लग रहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है, मनुस्मृति लागू हो जाना चाहिए। संविधान की वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है देश में, मुस्लिम तुष्टीकरण संविधान की वजह से हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। ये इतना सब करने में कामयाब कैसे हो गया? कैसे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बरगला दिया? भाई देखिए, ये तो जनता के कंजम्पशन के लिए जितनी बातें आपने बताई हैं, उनका लक्ष्य ये नहीं है। उनका लक्ष्य है कारपोरेट डेमोक्रेसी, और कारपोरेट डेमोक्रेसी बनाने में वो सफल रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे यहां जो उदारवादी लोकतंत्र था, वो अब कारपोरेट लोकतंत्र में कन्वर्ट हो चुका है पिछले 10 साल में, एग्रेसिवली। नॉर्मली लोग बात नहीं करते, ये देखते नहीं है कि आरएसएस की जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज क्या हैं। आरएसएस की पॉलिसीज ये नहीं है जो आप हिंदू राष्ट्र बनाना है, दलितों के खिलाफ क्या करना है या दलितों को शामिल करना है। ये आरएसएस की पॉलिसी है कारपोरेट राष्ट्र कैसे बनाया जाए, कारपोरेट डेमोक्रेसी कैसे खड़ी की जाए। और इस लक्ष्य को आरएसएस ने बहुत ही एग्रेसिवली अर्जित किया है। जो काम वो पिछले 75 साल में नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने 10 साल में किया है, और यह उनकी उपलब्धि है। हिंदुस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने पॉपेट गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। किसकी? कॉर्पोरेट हाउसेस की। अब संसद में फैसले नहीं होते, पीएमओ फैसले नहीं होते, बल्कि अदानी के घर से फैसले की फाइल तैयार होकर आती है और पीएमओ पहुंचा दी जाती है। ये जो आपने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कर दी सर, और उसका विस्तार जरूरी है। अडानी क्या मोदी जी का दोस्त है या अडानी जो आरएसएस का
नहीं नहीं नहीं, कारपोरेट हाउसेस अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आरएसएस तो उसकी सेवा के लिए है, क्योंकि आरएसएस की पॉलिसीज कारपोरेट हाउसेस के विरोध में कभी नहीं रही है। तो आरएसएस का फायदा क्या है इसमें? आरएसएस का फायदा यह है कि आरएसएस को चंदा अच्छा मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, आरएसएस को सत्ता के संस्थानों पर कब्जा करने का मौका मिलेगा। नंबर तीन, आरएसएस के कंट्रोल में आर्मी होगी। अब ये जान लीजिए, ये जो घटना घट रही है ना कि अभी जो आर्मी के सैनिक स्कूल थे उसमें 60% सैनिक स्कूल आरएसएस के संगठन को सौंप दिए गए, ये जो खबर आई है ये साधारण बात नहीं है। सैनिक स्कूल अब आरएसएस चलाएगा। बाकी जो स्कूल हैं उनकी आपको मैं बताऊं कि जो देश में प्राइवेट संस्थानों के स्कूल हैं उनमें से अधिकतर स्कूल आरएसएस के लोगों के कब्जे में आ चुके हैं। लोग जानते नहीं है इस बात को। लोग तो ये जानते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा कारपोरेट हाउस का स्कूल है। अरे नहीं भाई, कोई कारपोरेट हाउस का स्कूल, कोई बड़े पूंजीपति का स्कूल जो हिंदुस्तान में है, कोई नहीं है जिसके ट्रस्ट के अंदर आरएसएस के लोग ना हो। नॉट ए सिंगल स्कूल। आरएसएस की ये जो राष्ट्र सेवा है ना, किसके लिए है? अब आप सोचिए, आपका बच्चा पढ़ने जाता है एक ऐसे स्कूल में जिसमें सामान्य सुविधा है, लेकिन उसकी फीस जाती है 10,000 रुपये पर मंथ, 8,000 रुपये पर मंथ। किसकी पॉकेट में जा रहा है ये पैसा? ये पैसा जा रहा है बड़े अमीर घरानों के पास। उनके स्कूल है, उनका नेटवर्क है। जो चीज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जिस पर मैं बाकी दर्शकों का भी ध्यान खींचना चाहता हूं, आरएसएस हिंदू राष्ट्र के लिए काम नहीं करता, आरएसएस कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी के लिए काम करता है। और यह चीज हम लोगों ने अंडरलाइन नहीं की। हम ये कहते रहे कि आरएसएस सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। यह गलतफहमी है। हिंदू राष्ट्र का नारा एक बहाना है, असली कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी लाना है। और ये यहीं के नहीं, सारी दुनिया का अनुभव है। जहां पर भी प्रतिक्रियावादी इस तरह के संगठन है, अब आप देखिए जो ईसाई फंडामेंटलिस्ट हैं, जिस तरह से ये आरएसएस के लोग हैं, उसी तरह ईसाई फंडामेंटलिस्ट है वो किसके साथ हैं अमेरिका में? वो अमेरिका में दो बड़ी कारपोरेट पार्टियां हैं, कारपोरेट कंपनियों के द्वारा फंडेड पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। इसमें रिपब्लिकन पार्टी के साथ में अधिकतर ईसाई फंडामेंटलिस्ट हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं आपसे? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का गोमुख है कारपोरेट डेमोक्रेसी। आरएसएस की जो संस्कृति नीति है, उस संस्कृति नीति में कारपोरेट घरानों की कहीं एक शब्द में भी आलोचना नहीं लिखी गई है। वो जिक्र नहीं करते। अरे हिंदुस्तान को पूंजीपति चला रहे हैं, हिंदुस्तान में पूंजीपति वर्ग शासन कर रहे हैं, और आपको हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के बारे में कोई विरोध नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, कोई आपके पास में कोई लक्ष्य नहीं है कि हिंदुस्तान के पूंजीपतियों को कैसे रूपांतरित करके धार्मिक बनाया जाए। कमाल है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे हिंदू बनाया जाए इसका लक्ष्य है, लेकिन हिंदुस्तान के पूंजीपतियों को कैसे हिंदू बनाया जाए, अच्छा उनको शंकराचार्य का भक्त कैसे बनाया जाए, ये लक्ष्य नहीं है उनका। उनका लक्ष्य क्या है? तुम अपने मुनाफे कमाओ, तुम अपनी लूटपाट जारी रखो, और जनता को हम साइज करते हैं, जनता को हम नियंत्रित करते हैं। ये जो जनता को नियंत्रित करने के एक उपकरण के तौर पर कारपोरेट हाउसेस के आरएसएस काम करता रहा है। दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जितने भी आप आरएसएस के आप उठा के संगठनों की भूमिकाएं देखिए विदेशों में जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो नरेंद्र मोदी के लिए रैलियां आयोजित करते रहे हैं, उनकी तमाम फंड जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आती रही है। सब लोग जानते हैं इस बात को कि नरेंद्र मोदी का खुला एजेंडा जो है वो रिएक्शनरी एजेंडा है, डेमोक्रेटिक एजेंडा नहीं है। सबसे ज्यादा मदद की है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, आज भी कर रही है वो सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां मदद। और इनमें कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा मदद करने वाली? दो। पहला नंबर है टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का, और दूसरा नंबर है हथियार बनाने वाली कंपनियों का। और ये दो कंपनियां सबसे बड़ी फंड देने वाली कंपनियां हैं। हम लोग अभी वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अरे भूल जाइए इलेक्ट्रोल बॉन्ड को। बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो काम किया है, आप खाली उसकी ऑडिटिंग देखिए। उन्होंने 850 से अधिक अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाए हैं, किसी पार्टी ने नहीं बनाए। कांग्रेस नहीं बना पाई अपने पूरे लाइफ में।
और ये ऑफिस बनाते हुए बीजेपी ने तकरीबन, वायर में छपी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। कहां से आया ये पैसा? आप क्या सोच रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। पैसा है, बिल्कुल लक्ष्मी का दरवाजा खुला हुआ है, लक्ष्मी सीधे आती है। कारपोरेट हाउस के पास से जो पैसा आ रहा है उसे लेकर कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन सर इसमें माना तो ये जाता है कि जो कारपोरेट हाउस की आप बात कर रहे हैं कि भारत में कारपोरेट हाउसों को जो ज्यादा फैसिलिटी मिली, फ्री टू ट्रेड का उसको लाभ मिला, उसको कानून बना उसके लिए, वो मनमोहन सिंह की वजह से मिला। तो कारपोरेट का विस्तार तो मनमोहन सिंह ने किया, फ्री ये इन्होंने तो इस्तेमाल किया। नो, एक सेकंड। मनमोहन सिंह की उसमें भूमिका जीरो है। आपने जिस दिन गेट एग्रीमेंट पर साइन कर दिए भारत ने, उसी दिन आप फ्री ट्रेड का हिस्सा बन गए। उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था और कहा था कि नहीं, आपको इस तरह के फ्री ट्रेड पर साइन नहीं करने चाहिए, खतरा है, क्योंकि रिएक्शनरी ताकतें ज्यादा मजबूत होंगी और रिएक्शनरी राजनीति मजबूत होगी। और ये सिद्ध हुई ये बात जब से गेट के समझौते पर साइन किए हम लोगों ने, विश्व व्यापार संगठन के तहत हम लोग चले आए, उस समय के बाद से लगातार कांग्रेस कमजोर हुई है और बीजेपी मजबूत हुई है। बीजेपी 2 सीट से आज 2/3 बहुमत की ओर जा रही है। मुक्त बाजार का मतलब यह है मुक्त लूट, जनता के लिए कोई सुविधा नहीं, जनता के लिए कोई सुरक्षा नहीं। तो मुक्त बाजार का जो नारा आया, जिसको कि कांग्रेस ने भी कैश किया, लेकिन वो कांग्रेस ने क्या किया, उसका फल कांग्रेस भोग रही है, जनता उससे भी ज्यादा भोग रही है। लेकिन उसका सबसे ज्यादा लाभ किसने उठाया? आरएसएस ने और बीजेपी ने और दूसरे इसी तरह के रिएक्शनरी संगठनों ने। और सबसे ज्यादा फायदा जो उठाने वाले लोग हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कल्ट गुरु, वो जो कथावाचक श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, ये जो तमाम कल्ट गुरु जो पैदा हुए थोक के हिसाब से। आज स्थिति है कि हमारे देश में हम लोग एक आदमी से परेशान है, वो कल्ट फिगर है नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र मोदी के नीचे पूरी फौज खड़ी है कल्ट गुरुओं की, जो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रही है। गांव फौज खड़ी है। जी 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 मैं एक सवाल सर ये बनता है सर, जब आरएसएस केवल सत्ता पे कारपोरेट डेमोक्रेसी लाना चाह रहा है, तो धर्म का इतना विस्तार क्यों दे रहा है? गांव-गांव में हिंदू मुसलमानों का इतना विरोध, उसके पीछे क्या राज है? देखो, वो उसमें दो चीज, एक तो ये है कि उसने इस प्रचार के लिए कल्ट गुरु पैदा किए हैं। वो खाली आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं प्रचार करते, वो कल्ट गुरु काम करते हैं ये, और वो भीड़ इकट्ठी करते हैं और वो सब काम करते हैं, और वो तमाम किस्म के लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता अभी। अब ये जो, और दूसरा काम उसने क्या किया कि ये कल्ट गुरु क्या करेंगे, वो धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। धर्म का प्रचार तो उसमें हाशिए पर है। असल चीज ये है कि कुछ जीवन शैली की बातें करो, और दूसरी चीज ये है कि कुछ अपने टारगेट बनाओ कि तुम किससे नफरत करते हो। तो जगह जगह उन्होंने नफरत के जो है टारगेट बनाए। उनमें मुसलमान एक कॉमन टारगेट है सभी के यहाँ, कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, कभी कोई, लेकिन वो सब बोलते हैं। उन्होंने एक और बड़ा काम किया जिसको कि लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं, मैं आपको साझा कर रहा हूं। ये सिखों में कास्टिज्म नहीं था। पंजाब इस मामले में थोड़ा सा फ्री था एक जमाने से, वहां जाति प्रथा नहीं थी। आज स्थिति जानते हैं क्या है? आज स्थिति है कि सिखों में छोटी जाति, निचली जाति, इनके तमाम कल्ट गुरु पैदा हो गए, और सिखों में ये जाति प्रथा आ गई है ऊपर। सिख अकेला ऐसा धर्म था जिसमें जाति प्रथा नहीं थी। आज सिख वह धर्म है जिसमें जाति प्रथा एकदम ऊपर आ चुकी है, और ये किसकी देन है? आरएसएस की। उसने बहुत ही तरीके से कल्टीवेट किया लोगों को और मजबूर किया। सिख संप्रदाय के अंदर उसने पेनिट्रेट किया और उसने कास्टिज्म पैदा किया। लोग इस बात को कभी जिक्र ही नहीं करते, डिस्कस नहीं करते कि ये जो कल्ट गुरु हैं ये कहां से आ रहे हैं।
किस जाति, अलग अलग जाति के कल्ट गुरु हैं और अलग अलग इलाकों में कल्ट गुरु हैं। ये जो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये राजनीति में रिएक्शनरी पॉलिटिक्स दो चीजें करती है। एक तो विभाजन की राजनीति जिसे हम लोग जानते हैं, और एक मोटे तौर पर जानते हैं कि वो मुस्लिम विरोध है, मुस्लिम विरोध के तौर पर। तो वो तो चूंकि वो बड़ी वोट बैंक है, 20-22 करोड़ मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, यूरोप में कहीं नहीं रहते, पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं नहीं रहते इतने मुसलमान जितने अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। तो वो एक बड़ा पोलराइजेशन का एक इशू है। लेकिन लोकल लेवल पर जो कल्ट गुरुओं ने कास्टिज्म फैलाया हुआ है, वो तो अभी जाने वाला नहीं आसानी से। और वो इस तमाम जो कल्ट गुरु हैं उनमें से अधिकतर आरएसएस की ग्रिप में है। और तो और आपको जान के आश्चर्य होगा, दादू, कबीर, रैदास, इनके जितने भी संस्थान हैं हिंदुस्तान में, जितने भी इनके मंदिर हैं हिंदुस्तान में, वे सारे के सारे मंदिर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों के द्वारा नियंत्रित हैं। आज कौन नहीं जानता इस बात को। आर्य समाज 2025 से लेकर 1925 से लेकर आज तक आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस साधारण संगठन नहीं है। आरएसएस ने एक बड़े कैलकुलेटेड ढंग से तमाम हिंदी भाषी क्षेत्र में चलने वाले रिफॉर्म मूवमेंट को प्रभावित किया। रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े हुए जो नायक थे उनके संस्थानों को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन के जो नायक थे उनके संस्थानों को प्रभावित किया और कब्जे में लिया। और क्या दिया हमें बदले में? आपको लगता है धर्म? नहीं, सिर्फ एक चीज दी, नफरत। आप सोचिए, वो कबीर पंथी है, वो दादू पंथी है, वो किसके साथ है? वो हेट कैंपेनरों के साथ है। अजाओ, अजीब मुसीबत है ये। कायदे से कबीर पंथियों को खड़े होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए बनारस में जाइए, कबीर पंथी किसके साथ हैं अभी? मोदी के साथ। आपको आश्चर्य नहीं होता ये? मोदी की राजनीति और कबीर की राजनीति एकदम अलग है। कबीर मूर्ति पूजा नहीं मानते थे और मोदी मूर्ति पूजा मानते हैं। रैदास मूर्ति पूजा नहीं मानते थे और रैदास पंथियों ने, जिनके करीब 7 बड़े मठ हैं राजस्थान में, जम के काम किया है उन्होंने आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए। मैं जानता हूं नीचे की हकीकत में, मैं लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, सुनता हूं मैं। तो अब मुश्किल क्या है कि हमने तो छोटी छोटी लड़ाइयों में अपने को उलझा लिया है। आरएसएस ने एक बड़ा कैनवास बनाया है। मेरा कहना यह है कि आरएसएस से लड़ने के लिए या आरएसएस को समझने के लिए आपके पास में बड़ा कैनवास होना चाहिए। एक सवाल मैं करूं सर, एक सवाल सर करता हूं सर, उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं वो आम आदमी के सवाल है सर। मैं भी आम आदमी बन के सवाल कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता आरएसएस के बारे में, न देश के बारे में। मैं समझना चाहता हूँ कि जब आरएसएस इतना जबरदस्त तरीके से अपनी जड़ें जमाता चला गया, दूब घास की तरह जड़ें जमाता गया चला गया। मैं ये बोलूँ कि दूब घास को हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो दूब घास और गोबर लाया जाता है। दूब हमेशा गणपति को चढ़ाया जाता है। तो वो दूब घास, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि दूब है वो हर उसकी जो गांठ है वहाँ जड़ है, वो जमीन को पकड़ता है और आगे बढ़ता है। जमीन को पकड़ते छोटी छोटी गांठें हैं, छोटी छोटी दूरी करके गांठें पकड़ती है, वो ऐसी कोई घास होती नहीं है, इसलिए दूब को उखाड़ना आसान काम होता नहीं। तो ये कांग्रेस के लोग इतने बुद्धिमान सब देश में हुए जिन्होंने देश अंग्रेजों से आजाद कराया, पूरी दुनिया को समझा, मानवता को समझा। गांधी को ऐसी विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या कर दी, जो आज जिनको कहते हैं हमने गांधी वध किया। तो क्या ये जो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आरएसएस को बैन कर दो, नेहरू ने कहा नहीं बैन करो, तो ये कहाँ गड़बड़ हो गया? क्या समझने में भूल कर दिए, या बाद के लोगों ने आरएसएस को नहीं समझा, या कांग्रेस के भीतर ढेर सारे आरएसएस के लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे जिसने नेहरू की विचारधारा को या अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं दिया? क्या हुआ? नहीं, असल में इसमें जो सबसे बड़ी चूक हुई है वो ये कि हमें जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक चेतना का जनता में विकास करना चाहिए संस्थानों के जरिए, वो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने भी ये मान लिया कि पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत रहे हैं तो ठीक है। मैं एक छोटा सा मैं एक आपके सामने एक उलझन रख रहा हूं अपनी। जैसे कोई आदमी सांसद बनता है तो सांसद बनने के बाद में वो आदमी आंदोलन क्यों नहीं करता?
कांग्रेस का व्यक्ति जब सांसद बनता है तो वो सिर्फ सत्ता पर बैठ के आदेश दे के काम कराना क्यों चाहता है? मुझे ऐसे सांसद चाहिए देश के लिए जो चुने तो जाएं, लेकिन जनता को आंदोलित करके मांगे मनवाने के लिए काम करें। इससे जनता के दिमाग खुलेंगे। अब लोगों को क्या लगता है कि वोट डाल दिया हमारा काम खत्म। नहीं, आपका काम खत्म नहीं हुआ है वोट डालने से, बल्कि वोट डालने के बाद में जो सांसद है अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो 5 साल इलाके की समस्याओं को लेकर, वो सांस्कृतिक समस्याएं हो सकती हैं, वो राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं, वो आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, उनको लेकर वो निरंतर आंदोलन करें। सांसद होने का मतलब सत्ता का अंग होना नहीं है। सांसद होने का मतलब है ह्यूमन राइट्स का वो चैंपियन बने। ये जो लैक है इसने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी की है। और ये समस्या वो वामपंथ के साथ में भी है, वो कांग्रेस के साथ में भी है, वो बीजेपी के साथ में भी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप सांसद बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं तो आप लड़ना भूल जाते हैं। फिर आपको क्या लगता है? आपको लगता है अच्छा का 1500 करोड़ का जो मालिक है वो सांसद हमारा, वो क्यों लड़ेगा? 5 किलो अनाज वालों के लिए नहीं नहीं नहीं, 5 किलो अनाज वाले आप कैसे लड़ेंगे? बात ये नहीं है। बात ये है जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके में अगर सीवर लाइन खराब है तो मैं जुलूस लेकर क्यों नहीं जाता म्यूनिसिपैलिटी के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास? मैं फोन क्यों करता हूं? मेरा कहना यह है अगर वो इलाके के लोगों को जुलूस लेकर जाएगा और मेमोरेंडम देगा तो उसका एटीट्यूड अलग होगा, और जब वो फोन से काम कराएगा तो उसका एटीट्यूड अलग होगा। ये इसने क्या किया? निष्क्रिय डेमोक्रेसी और निष्क्रिय डेमोक्रेट पैदा किए। ये जो अचानक जो होता है ना, क्या वोट डाल दिया उसके बाद हमारा क्या काम है, अब तो एमपी बना दिया उसे। नहीं भाई, एमपी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी फंक्शनिंग को बदले। एमपी की फंक्शनिंग फोन से नहीं होती। मुझे अगर कहीं जाना है, मुझे लगता है कि टेलीविजन दुर्व्यवहार कर रहा है जनता के साथ में, तो मैं टेलीविजन के दरवाजे पर मैं जुलूस लेकर जाऊं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। लेकिन मैं तो किसी भी सांसद को नहीं देखता, वो तो खाली टेलीविजन के टॉक शो में आके कहता है कि टेलीविजन का दुरुपयोग हो रहा है। अरे क्यों कह रहे हो भाई तुम दुरुपयोग हो रहा है? तुम जुलूस लेकर क्यों नहीं जाते हो? तुम 2 लाख वोट से जीते हो, तुम कौन से 500 लोगों का जुलूस तो लेके जा सकते हो। जनता को प्रतिवाद का हिस्सा न बनाना, ये जनता को रिएक्शनरी आइडियोलॉजी के दायरे में फेंकना है। और ये काम जाने अनजाने हुआ है, ये सोचे समझे ढंग से नहीं हुआ है, जो मेरी अपनी फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई षड्यंत्र किया हो कि जनता को असहाय बनाया हो, ऐसा नहीं है। दिक्कत यहां है कि कुछ काम ऐसे हैं जहां जनता की शिरकत जरूरी होती है। आपने जनता को शिरकत का मौका ही नहीं दिया और आपने सीधे काम करा दिया, तो अब जनता को पैरासाइट बना दिया आपने। अब जनता इंतजार कर रही है सरकार फैसला ले। वो मोदी जो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? काम तो हम करेंगे, आप खाली वोट दे दीजिए। हाँ, आप खाली वोट दे दीजिए। अरे नहीं भाई, हम वोट नहीं देना चाहते। हम वोट के साथ में हम चाहते हैं कि जो एमपी बने और एमएलए बने वो एक्टिवली आंदोलन करे। वो 5 साल आंदोलन के लिए चुना गया है, वो 5 साल संसद के लिए नहीं चुना गया है। ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, आप ये तय मानिए डेमोक्रेसी में पैरासाइट पैदा होंगे। दिक्कत क्या हो गई है कि हमने इस चीज को माइंड में रख लिया कि सांसद बनने का मतलब मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं रोज रोज अब लोगों के बीच में जाऊंगा। अरे कमाल है, तो तुम सांसद क्यों बने? तुम्हारे पास जनता के लिए समय ही नहीं है। तुम 10-10 साल में, 5-5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए जाते हो। वैसी स्थिति में जनता कैसी होगी? विचारधाराहीन होगी, और आरएसएस जैसे संगठन उसका फायदा उठाएंगे, माफिया लोग उसका फायदा उठाएंगे। वो निराश्रित होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी। ये जो चीज विकसित हुई है, देखिए ये जो चीज विकसित हुई है इसने बहुत नुकसान किया है। इसने वामपंथ का भी नुकसान किया है, वामपंथी सांसद भी उस बीमारी के शिकार हैं। इसने दक्षिण पंथ का भी नुकसान किया, बीजेपी के लोग भी इसका शिकार हैं, वो भी पिटेंगे, ये तय मानिए। कारण क्या है कि आप सांसद के नाते जो आपकी आंदोलनकारी भूमिका है, आप उसे अभी मानते नहीं हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है, चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो नगर पालिका के लिए चुने जाएं, चाहे वो जिला परिषद के लिए चुने जाएं, चाहे वो विधानसभा के लिए चुने जाएं या संसद के लिए चुने जाएं, चुने हुए प्रतिनिधि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने चाहिए।
वो जनता के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हर समय सचेत और सक्रिय रहने चाहिए उनको। अभी हमारे यहाँ क्या है, नहीं मानवाधिकार तो ये एनजीओ का मसला है जी, वो हमारा काम नहीं है। अरे कमाल है, आप ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पर साइन कर चुके हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है उनकी, और आप कहते हैं कि आप उसके चैंपियन नहीं बनना चाहते। नहीं, मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करने की जरूरत है। सांसद की, विधायक की या चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका को रीडिफाइन करने की जरूरत है। और इसके चलते आप एक हैं, ये राजनीतिक दल करेंगे, ये अपने सांसद ऐसे चुने। नहीं करना चाहते तो बार बार मोदी जीतेगा, बार बार आरएसएस के लोग जीतेंगे, आप तय मानिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, बंगाल में 7 बार जीतने के बाद में लेफ्ट फ्रंट की जमानत जब्त होती है। क्यों? आप पहले जनता के लिए लड़ते थे, अब लड़ते नहीं, अब सरकार चलाते हैं। जो सरकार चलाते हैं मंत्री, वो सरकार चलाएं, लेकिन विधायक, एमपी, उनका काम सरकार चलाना नहीं है। उनका काम है जनता को शिक्षित करना और उसे स्ट्रगल में लाना। जनता को आप स्ट्रगल में लाना ही नहीं चाहते, तो फिर अन्ना हजारे आएंगे, वो स्ट्रगल करेंगे, वो बाबा रामदेव आएंगे, वो स्ट्रगल करेंगे, तो ये सांसद क्या करेंगे भाई? नहीं, मुझे स्ट्रगल करने के लिए वही आदमी चाहिए जो इलेक्शन के लिए आता है। मुझे वह आदमी नहीं चाहिए जो इलेक्शन के लिए नहीं। अन्ना हजारे अब वोट के लिए आते ही नहीं है, वोट के लिए वो आते नहीं, वोट के लिए अब नरेंद्र मोदी आते हैं। अब आप कर लीजिए बहस। अन्ना हजारे, ये जो डिवीजन है, ये रिएक्शनरी डिवीजन है कि आंदोलन करने वाले लोग अलग होंगे और संसद में जाने वाले लोग अलग होंगे। मोहन भागवत संसद में नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी संसद में। मैं कहता हूं कि मेरा मानना है कि मोहन भागवत संसद में जाएं, वो रक्षा मंत्री बने, वो काम करके दिखाएं, वो खाली ये ना कहें हम तो संस्कृति की सेवा करेंगे। देश की सेवा के लिए तो अलग मां के गर्भ से बेटा पैदा होके आएगा, वो गंगा के गर्भ से पैदा होगा, और वो कहेगा मैं तो भगवान नहीं सीधा भेजा हूं। ये क्या हो रहा है? ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन फॉल्स डिवीजन है, जानते हो, रिएक्शनरी डिवीजन है। इसने इस चीज को कांग्रेस पहचानने में असफल रही है। सर एक सवाल मैं करता और सर, अभी मैं पढ़ रहा था, जो देशमुख है सेफोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल जी छूट करके आए और उन्होंने नैरेटिव पूरा चेंज कर दिया कि, और उसकी वजह से बीजेपी को सीटें नुकसान हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश को जो योगी के लेकर के जो बात की, उसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। मुझे इसमें भी कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है सर। मैं अगर सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो केजरीवाल है वो आरएसएस की दूसरी लाइन है, और वो उसको जो है मजबूत कर रहे हैं कि आरएसएस आंदोलन से भले निकल के, अन्ना आंदोलन से निकल के आए, अन्ना के पीछे आरएसएस था, तो केजरीवाल के पीछे आरएसएस नहीं होगा, ये तो सोचा नहीं जा सकता। नहीं, केजरीवाल के जनाधार में आरएसएस का एक बड़ा हिस्सा है, आज भी है। ये तो कहना गलतफहमी होगी कि नहीं है, उसका है, और उसके कार्यकर्ताओं में भी एक बड़ा हिस्सा है जो कि आरएसएस को मानता है। उसको इसलिए भी दिखता है सर कि दिल्ली के जो नेचर में देख रहा हूँ, बार-बार इस पे बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है तो केजरीवाल को वोट मिलता है, और लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी को वोट मिलता है, सीधा ये क्या चक्कर? वो इसलिए कि ये डिवीजन ऑफ लेबर जिसकी मैं बार-बार तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ। आरएसएस ने अपने यहाँ बहुत अच्छे ढंग से श्रम विभाजन किया हुआ है, और ये श्रम विभाजन ये कि देखो भाई, तुम पेड़ देखो, और अच्छा है तुम खलिहान देखो। तो कुछ लोग खलिहान में लगे हुए हैं, जो किसान आंदोलन होता है अचानक वो सरफेस पे आ जाते हैं और वो किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए काम करने लगते हैं, और पहले खूब मिलिटेंट ढंग से किसानों की मांग उठाते हैं, और फिर उसके बाद में भीतर घात करके चले जाते हैं। देखो, ये जो आंदोलन में श्रम विभाजन करना, इससे दक्षिणपंथी राजनीति को हमेशा मदद मिली है। मुझे श्रम विभाजन नहीं चाहिए। मुझे आंदोलन में, मुझे अगर एक टेलीविजन पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो एक्टिविस्ट भी तो हो सकता है ना, वो खाली टेलीविजन का काम कैसे कर सकता है? अब दिक्कत हो रही है, अब वो एक्टिविस्ट बन गया है। जब से मोदी आए हैं, मोदी ने उसे राम जी की सेवा में लगा दिया है। कार सेवा हुई थी तो
पत्रकार नहीं थे, कार सेवक थे। मेरा कहना यह है कि हर नागरिक जो विभिन्न पेशे में लगा हुआ है वह नागरिक भी है, वो राजनीतिक व्यक्ति भी है। और ये चीज हमें माननी चाहिए, ये मान के चलना कि नहीं वो तो यार एंकर है, वो तो टेलीविजन में काम करता है, वो आईएएस ऑफिसर है, उसकी तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। अरे आईएएस ऑफिसर सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं होती मतलब ये जो पॉलिटिक्स रहित व्यक्ति को निर्मित करना ये खतरनाक है। और ये काम बड़े अच्छे ढंग से पहले अब आप मुझसे बुलवाइए मत, पहले कांग्रेस करती रही है ये काम। उसी का ही दुष्परिणाम है कि आज सारा जो मठ मंदिर गिरजाघर सारे अब आरएसएस के कब्जे में। नहीं, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो अधार्मिक हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो भला आदमी हो, हर व्यक्ति पॉलिटिकल होता है, चाहे जिस पेशे में हो वो व्यक्ति। हम ये नहीं कह सकते नहीं साहब मंदिर पर जो लोग बैठते हैं वो तो राजनीति नहीं करते, वो राजनीति वही लोग करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में रहते हैं। नहीं, ये गलतफहमी है, ये सही नहीं है। ये मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि लोकतंत्र में राजनीतिक पहचान होती है। लोकतंत्र में सिर्फ एक बायोलॉजिकल पहचान नहीं होती कि आप उसमें फिर जो चाहें आप कर दें। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि मेरी कोई बायोलॉजिकल पहचान नहीं है। बड़ा अच्छा है, एक जो है एक तरह बड़ा अच्छा घूम रहा है कि ये कार्टून 2014 में जब मोदी आए तो उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूँ, फिर जब 2019 में आए तो बोले मैं चौकीदार हूँ, और अब कहा कि मैं ही भगवान। हाँ, वो अगला पता नहीं क्या, अगली बार वो कहेंगे मैं माया हूं। नहीं वो मैं बता रहा हूं आपको, अगली बार वो अगली बार कहेंगे मैं माया हूं, तो माया दिखाई नहीं देती। ना ना ना, वो भगवान पहले बनेंगे भाई, अभी कुछ दिन काम करना है, 2047 तक का लक्ष्य है उनका। अब क्या आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी अभी माया बना देंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, अगर वो अभी हार गए, अगर वो हार गए तो वो कहेंगे कि मैं अब अंतर्ध्यान हो रहा हूं। लेकिन 2047 से मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता है, मोदी जी को पता है 2047। हाँ, वो तो उन्होंने वो अमृतांजन की जो है गोली खा ली है, जिसमें कि आदमी को जब तक चाहे आप जिंदा रख सकते हैं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके पास में हाँ हाँ, वो भीष्म पितामह ने जीवन में कभी इतने पैसे नहीं देखे। पांडवों के पास में कभी पैसे नहीं थे इतने। आप जान लीजिए कुरु वंश के पास में इतनी संपत्ति नहीं थी जितनी संपत्ति नरेंद्र मोदी ने अकेले अंबानी के हाथों दी है। मतलब उनका कहना है कि सिर्फ मुसलमान कांग्रेस को वोट न दें, बीजेपी को वोट दें तो बीजेपी वही काम करेगी। उनका तुष्टीकरण का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की कोई अच्छी मदद की है कांग्रेस ने, बल्कि मुझसे अगर पूछे तो कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर 2006-07 तक सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है ये कि पंचवर्षीय योजनाओं के फायदे मुसलमानों तक नहीं पहुंचे। आज की डेट में बता रहा हूं, तुष्टीकरण की बात छोड़ दिए, नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक और नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो पूरे देश की हालत खराब, तो मुसलमान कहां से बचेंगे। 2014 तक स्थिति थी मुश्किल से सरकारी नौकरियों में सिर्फ मात्र 2% मुसलमान नौकरी करते थे। ये मेरे डाटा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग अगर मात्र 2% से भी कम हो मुसलमान, तो ये तुष्टीकरण है या मुसलमानों का एक तरह से नहीं, मुसलमानों को एक तरह से अवहेलना का शिकार बनाना है। जिस समुदाय की 22 करोड़ से अधिक की आबादी हो, उसके मात्र लोगों की, अब आप देखिए पढ़े लिखे लड़के वो कारीगर बन सकते हैं लेकिन वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि वो मुसलमान है। और दूसरी चीज, जो लोग पहली बार एक घटना घटी, सच्चर कमीशन ने रिकमेंड किया कि कोई स्टेप लिए जाएं मुसलमानों के पक्ष में, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने 15 सूत्री प्रोग्राम एडॉप्ट किया और लागू किया।
लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट थी जिसने 2010 में ओबीसी के तहत मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन लागू किया। उन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पाठकों की जानकारी, श्रोताओं के लिए, कि लेफ्ट फ्रंट के डिसीजन को कोर्ट में चुनौती दी गई थी और वह कोर्ट ने खारिज कर दी। लेफ्ट फ्रंट पहली सरकार थी जिसने 2010 में बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन में 42 मुस्लिम जातियों को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने देश को रास्ता दिखाया। उसके बाद में तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, आंध्रा में हुआ, कर्नाटक में हुआ। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू के सामने खड़े होकर बोल सकें और कहें कि नहीं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी कि चंद्रबाबू नायडू अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी न करें, लेकिन उन्होंने जारी किया। उन्होंने बाकायदा कहा कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन जारी रखेंगे। यह बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि जब आप सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग की या सामाजिक आर्थिक पिछड़ी जातियों की आप कैटेगरी का मूल्यांकन करेंगे तो आप मुसलमानों की जो जातियां हैं वे आएंगी, क्योंकि आपकी जाति प्रथा जो महान मनुस्मृति ने पैदा की थी, उस जाति प्रथा से इस्लाम धर्म भी प्रभावित हुआ और इस्लाम में जातियां पैदा हुई। इस्लाम धर्म अपने विरासत में अरब से जातियां लेकर नहीं आया। ये मनुस्मृति का प्रभाव है। अब इसे मानना चाहिए इन लोगों को। सर, तो एक और सवाल आ गया सर आपके सामने मेरे मान जहन में, कि ये जो कहते हैं कि जाति आधारित जो है ये आरक्षण है, धर्म आधारित नहीं है, और अंबेडकर भी धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ थे। हाँ, धर्म तो ये केवल हिंदुओं को, सर नहीं, मेरे अंदर सवाल उपजता है, अंबेडकर की भी कैसा कैसे बोल रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि जो धर्म आधारित अगर ये नहीं था तो केवल हिंदुओं के लिए आरक्षण क्यों? नहीं, वो उन्होंने ये बात इसमें यह है कि आप जब सर्वे करेंगे तो आप ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा धर्म क्या है। आप ये पूछेंगे, आप ये जानने की कोशिश करेंगे उसकी जाति क्या है, क्योंकि हमारे यहां अभी भी सर्वे में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, धर्म फैक्टर नहीं है। क्योंकि जाति को आधार बना के ही हमारे यहां SC ST रिजर्वेशन लागू किया गया। अब आप, अच्छा, अब आप सोचिए, अब फिर मैं आप ले जाना चाहते हैं, फिर कहेंगे मेरे फिर अंदर सवाल पैदा हो रहे हैं। SC में भी ऐसी जातियां हैं जो कि मुसलमानों में थी। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? मुसलमानों से कहां तक बचेंगे? मुसलमानों को कहां कहां निकालेंगे? नरेंद्र मोदी जिस कचौड़ी को खाते हैं, जिस जलेबी को खाते हैं, वो मुसलमानों ने बनाई थी। और तो और एक सेकंड, मुसलमानों से जो नफरत है ना, मैं उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी संगीत के उपकरण हैं, वे अधिकांश उपकरण मुसलमानों ने इजाद करके दिए। किसकी चीज छोड़ देंगे? अच्छा, मतलब मान लो तुमने छोड़ दिया, तुमने नहीं माना, तोप के गोले छोड़ दोगे? बारूद कौन लेकर आया था हिंदुस्तान को? बारूद, पहली बार हिंदुस्तान को बारूद जिसने दी वो मुस्लिम शासक था, और बारूद तुम्हारे मुंह लग चुकी है। तुम बारूद से कमीशन खाते हो। मुसलमानों के खिलाफ बोलने का हक नहीं है तुमको। तुम सारे संगीत के प्रोपेगेंडा के जरिए तुम अपना प्रचार करते हो, और वे सारे के सारे वाद्य मुस्लिम राजाओं ने बनवाए थे, उनके इजाद किए हुए मुस्लिम कारीगरों के। और तो और तुम कोई मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बना सकते मुस्लिम कारीगरों के बिना। राम मंदिर के लिए कारीगर नहीं मिलते हिंदू, आप ये जान लीजिए। नरेंद्र मोदी में अगर सामान्य सी भी, इतनी सी भी अगर समझदारी है तो इस चीज को समझना चाहिए। मुसलमानों के बिना आपके घर कोई कबाड़िया नहीं आएगा कबाड़ा उठाने के लिए। आपका घर कबाड़े से भरा रहेगा। और दूसरी चीज, और नहीं, एक और चीज,
मैं तो सामान्य सी बात कह रहा हूं, मैं तो ज्यादा नहीं कर रहा हूं कि भाई आप मिडिल ईस्ट से आप पैसा लेना बंद कर दीजिए। शुद्ध मुस्लिम शासक हैं वहां अभी भी, शुद्ध, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और वहां से जो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा कमा के जो नौजवान भेजते हैं, वो मुस्लिम देश की मुद्रा है और उससे हमारा खजाना भरा हुआ है। सर हमारा समय खत्म हो रहा है, हम फिर आपसे इस पर और बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हरि अनंत हरि कथा। हाँ हाँ, थैंक यू। दुख की बात, और दुख की बात ये है सर, दुख की बात ये है कि राजनीति के नाम पर सारे संगठनों ने आम आदमी को अंधेरे में रखा। जो आपने कहा जुलूस लेकर के क्यों नहीं जाते, बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी को अंधेरे में रखा, उसको घर बिठा दिया, और घर बैठा आदमी अब घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा, बल्कि वही मैं सिर्फ एक चीज मैं जरूर एक लाइन की कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है वो, अब इस दौर में बहुत जरूरी है। मुसलमान सबसे अच्छे लोग होते हैं, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। शेड्यूल कास्ट सबसे अच्छे लोग होते हैं, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, क्योंकि मेरे अनेक दोस्त मुसलमान हैं, मैंने मुसलमानों को करीब से देखा है। ये हम दिमाग से निकालते हैं कि मुसलमान देश के शत्रु हैं। जी जी जी। फिर एक दूसरा एपिसोड सर करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।